बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपना सेकंड असाइनमेंट करेंगे जो कि हमारे पास है यूजिंग सीएलएस कीवर्ड। ठीक है, कल हमने करा था अपना फर्स्ट असाइनमेंट। ये हमारा ऊपर वाला असाइनमेंट है जो सिक्स्थ प्रोजेक्ट था हमारा, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं। तो सेकंड वाला आज हमने करना है। कल हम सेल्फ वाला कर चुके हैं ऑलरेडी। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में आप लोगों को एंड स्क्रीन पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, सेकंड असाइनमेंट कह रहा है यूजिंग सीएलएस कीवर्ड। जैसे हमने सेल्फ का यूज किया था वैसे ही सीएलएस भी हमारे पास काम करता है। फर्क कितना है कि सेल्फ जो है ना हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ हमारे पास रिप्रेजेंट करता है आपके ऑब्जेक्ट को। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है। और सीएलएस हमारे पास रिप्रेजेंट करता है क्लास को, कि क्लास की बात हो रही है, क्लास पे काम होगा। सही है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सीएलएस कीवर्ड का क्या काम है और सेल्फ का क्या काम है। अच्छा, असाइनमेंट आपसे कह रहा है सिंपल कि आपने एक क्लास बनानी है काउंटर के नेम से, जो क्या करे, ट्रैक करेगा कि कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं उस क्लास के, उसको ट्रैक करना है उसने। कह रहा है यूज अ क्लास वेरिएबल। आपने क्या करना है, एक क्लास वेरिएबल बनाना है जो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होगा, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे वो सब उसके अंदर ऐड होंगे। सही है। एंड अ क्लास मेथड विद सीएलएस टू मैनेज एंड डिस्प्ले द काउंट। और आपने एक क्लास मेथड बनाना है जिसको आपने किसके थ्रू मैनेज करना है, सीएलएस कीवर्ड के थ्रू मैनेज करना है और डिस्प्ले करना है टोटल काउंट, कि आपने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उसका टोटल। आपने जो भी काउंट बनेगा, दो आपने ऑब्जेक्ट बनाए, तीन बनाए, तो वो आपने टोटल आपके पास वहां पे डिस्प्ले कर देगा। सही है। तो अब हम आ जाते हैं कल वाले अपने फोल्डर पे। इसको मैं ओपन करती हूँ। सारी चीजें मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना आए कि फोल्डर के अंदर फोल्डर्स कैसे बनते हैं। सही है। तो अब देखिए, मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैं आई, कल वाला फोल्डर मैंने ओपन किया अपना पाइथन ऊपर असाइनमेंट वाला। इसके अंदर मैंने सीएमडी करा और सीएमडी करने के बाद कोड स्पेस डॉट। सही है। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा वीएस कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको मैं बंद कर देती हूँ और हम आ जाते हैं वीएस कोड पे। सही है। अब देखिए, जैसे ही मैं वीएस कोड पे आई तो मेरे पास यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर देखिए हमारा कौन सा कल वाला कोड मौजूद है, यूजिंग सेल्फ कीवर्ड वाला। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, आज मुझे दूसरा असाइनमेंट बनाना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे दूसरा फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे आपने देखना है कि किस तरीके से मैं दूसरा फोल्डर बना रही हूँ। ये तो एक हमारा फर्स्ट असाइनमेंट हो गया। अब सेकंड असाइनमेंट बनाना है ना, तो सिंपल आपने क्या करना है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिल्कुल ये खाली जगह, यहाँ पे आपने क्लिक करना। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए आपके पास साइड में बॉर्डर्स आ जाएंगे। जैसे ही आपके पास ये आ जाए तो इसका मतलब ये आप इस फोल्डर से बाहर आ गए, आप अपने मेन फोल्डर में मौजूद हैं। सही है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके ये देखिए पाइथन ऊप वाला हमारा फोल्डर है ना, इसके अंदर मौजूद है हम। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आना है फोल्डर पे, न्यू फोल्डर पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने क्लिक किया खाली जगह पे, ये बॉर्डर्स बने हुए आ गए, इसका मतलब है आप अपने मेन फोल्डर में मौजूद है। आपने यहाँ से आना है न्यू फोल्डर पे। न्यू फोल्डर पे आने के बाद सिंपल हमने लिखना है 02। ठीक है, 02 के बाद यूजिंग CLS और कीवर्ड। ठीक है, ये दूसरा फोल्डर हमने बना दिया। अब ये देखिए दोनों फोल्डर अलग अलग हो गए, दूसरा फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर वैसे ही हमने फाइल बनानी है, तो इसको देखिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ यूजिंग CLS कीवर्ड वाले को। इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद न्यू फाइल पे जाना है और main.py। सही हो गया। तो ये मैं आ गई अपने दूसरे फोल्डर के अंदर। इसी तरीके से आपने अपने सारे फोल्डर्स बनाने और उनके अंदर आपने असाइनमेंट्स करने। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम इसको पहले वाले को बंद कर देते हैं और इसको भी मैं फिलहाल बंद कर देती हूँ ताकि सारा फोकस अब हमारा कोड पे रहे। सही। अब सबसे पहले हमें उन्होंने क्या कहा कि आपने एक क्लास बनानी काउंटर के नेम से, तो फटाफट से हम क्लास का कीवर्ड लगा के काउंटर के नाम दे दिया हमने। सही है, हमने अपनी क्लास का कीवर्ड दे दिया और साथ में हमने अपनी क्लास का नेम दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, एक बनाना है, हमें कहा गया है क्लास वेरिएबल बनाना है। तो जैसे ही आप ये वाला स्टेप कर लेंगे ना, क्लास का कीवर्ड देके क्लास का नेम दे दिया, कॉलन लगा दिया, नेक्स्ट लाइन में आपने अपना क्लास वेरिएबल बनाना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ काउंट 0। सही।
अब ये क्या हमने कर दिया, ये हमने क्लास वेरिएबल बना लिया, और हमने क्या, मैंने बताया था आपको कि क्लास वेरिएबल जो होगा वो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होगा, यानी इस क्लास के मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बना दूं, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, उन सब के लिए ये क्लास वेरिएबल कॉमन रहेगा, ये एक ही रहेगा। उनका जो भी टोटल आता रहेगा ना, जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो सब इसके अंदर ऐड होंगे। वो कैसे ऐड होंगे वो हम आगे चल के देखेंगे, सही है। अब यहाँ पे देखिए, लाजमी नहीं कि आप काउंट ही नेम रखें, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने यहाँ पे काउंट लिखा है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो मैंने स्टार्टिंग वैल्यू रखी है वो मैंने 0 रखी है। 0 क्यों रखी है, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हमें ट्रैक करना है। क्या ट्रैक करना है, कि हम अपनी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। तो अब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे ना, वो पूरा एक प्रोसेस है, हम अभी करेंगे। उससे क्या होगा, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे ना, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो वो 1 आके क्या होगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो दोबारा एक और 1 आके इसमें स्टोर हो जाएगा, तो 2 ऑब्जेक्ट हो गए, 1 + 1 2। तीसरा बनाऊंगी फिर +1 हो जाएगा 2 में, तो 3। तो इस तरीके से इसके अंदर वो काउंट होते जाएंगे, सही है। तो इसलिए मैंने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखी है। यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने अपना फंक्शन बनाना है वैसे ही, सही है। अब हमने ऑब्जेक्ट की बात करनी है, कल की तरह हमने इनिट का यूज किया, सही है। और इनिट के बाद हमने क्या कर दिया, सेल्फ, ठीक है। सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रेफर करता है, ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, सही हो गया। तो हमने यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अब बात करनी है हमने इंक्रीमेंट की, कि हम ऑब्जेक्ट जैसे जैसे बनाएंगे तो वो कैसे पता चलेगा हमारे क्लास वेरिएबल को, अकाउंट वाले वेरिएबल को, कि भाई हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और वो किस तरीके से उसकी जो भी क्वांटिटी होगी वो कैसे यहाँ तक आएगी। तो उस पर हमने काम करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे काउंटर, यानी जो हमारी क्लास है। उसके बाद हमने लिखना है डॉट काउंट, सही है। डॉट काउंट के बाद सिंपल हमने इंक्रीमेंट करना है, तो हम लिख देंगे +1, सही हो गया। अब इसका मतलब क्या है, जब भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बने तो +1 ऐड कर दो, किसमें, काउंट वाले वेरिएबल में, सही है। तो अब यहां तक बात समझ में आ गई कि जब भी हमारी इस क्लास का कोई वेरिएबल बनेगा यानी ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या होगा, हमारे इस वेरिएबल के अंदर +1 ऐड हो जाएगा, सही हो गया। यहां तक तो हमने ये चीज समझ ली, यहां तक हमें ये सारा काम समझ में आ गया। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने बात करनी है क्लास की, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक डेकोरेटर आता है, एक मेथड होता है, वो हम लेंगे पहले यहाँ @class मेथड, ठीक है। हमने ले लिया @class मेथड। ये एक डेकोरेटर है पाइथन में जो बताता है कि अगला फंक्शन क्लास मेथड है, ठीक है, जो क्लास पे काम करेगा, सही हो गया। यानी अब इसके बाद जो मैं फंक्शन बनाने जा रही हूँ ना, वो फंक्शन किस पे काम करेगा, क्लास पे काम करेगा। तो ये वाला डेकोरेटर जो है, हमें ये वाला मेथड ये बताता है, हमें इन्फॉर्म करता है कि भाई नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है ना आपका, वो क्लास से रिलेटेड है, क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, क्लास पे काम करेगा वो। जैसे यहाँ पे हमने सेल्फ लिखा है, यानी हमने बता दिया ये किसको रेफर करता है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसी तरीके से ही क्लास मेथड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हम नेक्स्ट फंक्शन जो बना रहे हैं वो क्लास से रिलेटेड बना रहे हैं, वो क्लास पे काम करेगा, ठीक है। अब होगा क्या इससे, कि यानी इस फंक्शन को हम क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है कि आपने देखा कल जो हमने एग्जाम्पल की सेल्फ वाली, उसमें क्या होता था, और वैसे भी नॉर्मली क्या होता है कि हम जब कोई भी चीज, कोई फंक्शन, कोई क्लास, कुछ भी, जैसे कल की एग्जाम्पल आप ले लो, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, इसको खोलते हैं, ये देखें, कल हमने क्या किया था, हमने अपनी क्लास को कॉल किया, यहाँ पे कॉल करने के बाद हमने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी कॉल करके उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। तो ये क्या बन गया, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, सही। अब जब हमें इसका आउटपुट चाहिए था, तो हम क्या कर रहे थे, इस डिस्प्ले के मेथड के साथ हम किसको कॉल कर रहे थे, अपने इस वेरिएबल को, इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे थे, क्योंकि हमने ये सारा मटेरियल किस में स्टोर करवाया हुआ, इसमें। तो हमें जब ये आउटपुट चाहिए होता था, तो हम क्या करते थे, ये वाला काम तो हमारा ये डिस्प्ले वाला फंक्शन कर रहा है, ये तो हमने लगा दिया, लेकिन ये वाला जो आउटपुट है हमारा, वो हमें चाहिए, तो हम किसको कॉल करते थे, अपने इस वेरिएबल को जिसमें हमने इसको स्टोर करवाया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम इस फंक्शन को क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम स्टोर तो करवाएंगे, ऑब्जेक्ट तभी बनेगा ना,
जब हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को किसके अंदर स्टोर करवाएंगे, अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। लेकिन जब हमें इसका आउटपुट चाहिए होगा ना कि कितनी बार काउंट हुआ है, तो हमें वेरिएबल को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट अपने क्लास के नेम के साथ कॉल करके आउटपुट ले सकते हैं। सही है। तो ये हमारे पास जो डेकोरेटर है ये सारी चीजें हमें यहाँ पे समझाता है। सही। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आए और आने के बाद हमने एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लाजमी नहीं है कि जो नाम यहाँ दिए जा रहे हैं वही नाम रखे जाएं। लेकिन नेम आपका मीनिंगफुल होना चाहिए ना, आपको पता चलना चाहिए। नाम ऐसा हो कि जैसे अब मैंने ऊपर वाले वेरिएबल का नाम काउंट रखा तो उससे पता चल रहा है कि इस वेरिएबल में क्या काम हो रहा है, काउंटिंग हो रही है। ठीक है। अब इस फंक्शन का नाम मैंने रखा है शो काउंट, इससे भी पता चल रहा है कि ये वाला फंक्शन हमें क्या दिखाएगा कि कितनी बार काउंट हुआ है, शो काउंट। ठीक है। तो इस तरीके से मीनिंगफुल नेम होना चाहिए आपके फंक्शन और वेरिएबल्स का। सही है। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, बस मीनिंगफुल होना चाहिए। शो काउंट के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है सिंपल। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे तो हमने सेल्फ दिया क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे हमने किसकी बात करनी है, क्लास की। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, CLS। CLS किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लास को। यानी यहाँ पे हम क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास पे काम कर रहे हैं। सही है। तो उसके लिए हम CLS यूज करेंगे। और CLS कब यूज होता है, जब आप ये क्लास मेथड यूज करते हैं तभी ये यूज होता है। सही है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होता। तो यहां तक हमने ये कर लिया। अब सिंपल हमारा काम ये है कि हमने प्रिंट करवाना है कि हम आउटपुट कैसे देना चाह रहे हैं, जो हमारी क्लास है उसका हम आउटपुट कैसे देना चाह रहे हैं। तो सिंपल आपने प्रिंट वाला फंक्शन लेना है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग मेथड लगाएंगे अपना। ठीक है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जो रेपो हमने कवर की थी क्विज के लिए, कि हमारे पास स्ट्रिंग मेथड होता है जब भी आपको स्ट्रिंग के साथ अपना वेरिएबल कॉल करना हो तो आप ये वाला स्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हैं। दो मेथड्स और थे लेकिन वो थोड़े से मुश्किल हैं और पुराने हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट है और इजी है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। सही है। तो यहाँ पे सिंपल मैं दे देती हूँ टेक्स्ट के टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, यानी इतने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए। अब इसके आगे हम चाहते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स वाकई क्रिएट किए गए हों, यानी इसके अंदर जो स्टोर हुई हो वैल्यू, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं और हम लिखेंगे CLS। CLS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास को। ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे काउंट। इसका मतलब है कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल है काउंट, उसमें जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे दे दो। सही है। तो यहां तक हमने ये काम कर लिया। सही। अब उसके बाद क्या करना है, हमने अपने क्लास से बाहर आ जाना है। और बाहर आने के बाद हमने फिर वैसे ही जो स्पेशल कंडीशन हमारी होती है वो हम लगा देंगे यहाँ पे, इफ नेम इज इक्वल्स टू मेन। सही है। और फिर उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट्स बनाने। ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप एक और दो ऑब्जेक्ट यानी काउंट करना है तो एक से ज्यादा ही बनाना पड़ेगा आपको। तो दो ऑब्जेक्ट बना लें, चार बना लें, पांच बना लें, आपकी मर्जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया ऑब्जेक्ट 1। ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 बनाने के बाद मैं सिंपल अपनी क्लास को यहाँ पे क्या कर लूंगी, कॉल कर लूंगी। ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉल कर ली अपनी क्लास, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। यानी मैंने अपनी क्लास कॉल की और मैंने उसको स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल में ऑब्जेक्ट 1 के नाम से जो है। सही। तो अब ये क्या हो गया, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट 2। तीसरा ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, मैं इसको नाम दे देती हूँ ऑब्जेक्ट 3। सही है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट का, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। सही है। तो अब अगर मैंने जो सारी फंक्शनैलिटीज यूज की है, पूरा एक मेथड लगाया, अगर वो सही काम कर रहा होगा तो मुझे क्या आउटपुट देगा कि भाई, क्या ट्रैक करके देगा कि भाई आपने कितने ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास के, 3। तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 3। सही है। तो अब इसको हम आउटपुट कैसे लेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे पास आउटपुट आएगा इसका। हमारे पास आउटपुट इस तरीके से आएगा कि हम क्या करेंगे, इसको जो हमने यहाँ पे क्लास मेथड यूज किया है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपनी क्लास के नेम के साथ इसको कॉल करके डिस्प्ले ले सकते हैं। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख के
और फिर आउटपुट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट अपनी क्लास का नेम देंगे और डॉट शो काउंट ये वाला फंक्शन लगाएंगे और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं काउंटर, अपनी क्लास को कॉल करते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, अपना ये वाला फंक्शन यहाँ पे इसके साथ चला देंगे जो कि हमारा है शो काउंट। सही है। अब हम चलते हैं इसका आउटपुट देखने के लिए। यहाँ पे आप देखें मैंने वेरिएबल नहीं लिए, ठीक है, वेरिएबल्स नहीं लिए, डायरेक्ट हमने क्या किया, क्लास को कॉल किया है और उसके साथ हमने अपना ये फंक्शन चला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्लास पे काम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं क्लास पे काम हो रहा है। हमें टोटल काउंट चाहिए कि कितनी बार हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो अब हम आ जाते हैं टर्मिनल पे। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है कि इस पॉइंट पे आपको ये दिख रहा होगा पाथ, क्योंकि मैंने कल के बाद आज खोला है अपना VS कोड। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डायरेक्ट पाथ वही दिखा रहा है, पाइथन ऊप असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें यही करना पड़ेगा कि अगर हमें इस वाले जो है फोल्डर में जाना है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी चेंज करते हैं। मैंने कहा CD, ये जो पाथ है यहाँ तक एंड हो रहा है पाइथन ऊप असाइनमेंट, इसका मतलब ये सिर्फ इस फोल्डर की हद तक है, इससे आगे उसको किसी फोल्डर का नहीं पता। तो हमें इस फोल्डर में पहले जाना पड़ेगा, फिर हम ये फाइल चलाएंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा। उस फोल्डर में कैसे जाएंगे, आपने लिखना है CD, डायरेक्टरी चेंज करनी है और आपने सिंपल क्या करना है, अपने इस फोल्डर का नाम यहाँ से उठाना है, Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपने डायरेक्टरी चेंज कर दी। अब ये देखें, इसको बंद करते हैं। अब देखें क्या आपके पास आ रहा है, पाथ पाइथन ऊप असाइनमेंट और उसके बाद एक फोल्डर है 02 यूजिंग CLS कीवर्ड, हम उसके अंदर मौजूद हैं। सही है। तो अब इसके अंदर मैं चलाऊंगी पाइथन main.py, ठीक है। ये देखें पाइथन main.py मैं एंटर करूंगी। एक मिनट, एरर कहाँ आया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें काउंटर लेना पड़ेगा, मैंने काउंट लिखा हुआ है इस वजह से एरर आ गया है। काउंटर, काउंटर, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने क्लास को कॉल करना है, मैंने यहाँ पे काउंट लिखा हुआ था तो इस वजह से एरर आ गया। देखिए कह रहा है ना काउंट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन काउंटर। तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, मैंने इसको सही कर लिया। अब दोबारा से चलाते हैं पाइथन main.py। तो ये देखिए क्या लिखा रहा है, टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 3, सही हो गया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये ऑब्जेक्ट 3 को हटा देती हूँ और अब इसको चलाती हूँ, देखिए क्या कह रहा है, टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 2, सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये पूरी क्लास हमने बनाई है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने बिल्कुल सही काम किया और ये हमारे पास प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये तो हमने अपने फोल्डर के अंदर ये बात कर ली, लेकिन अगर अब आप चाहते हैं कि असाइनमेंट 1 का आउटपुट आपको देखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप दोबारा CD नहीं करेंगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा और दोबारा आपको वैसे ही डायरेक्टरी चेंज करके फोल्डर 1 में जाना पड़ेगा और फिर आप उसका आउटपुट लेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ CD डॉट डॉट, ठीक है। जब आपको किसी फोल्डर में जाना है तो आप CD लिख के उस फोल्डर का नाम लिखते हैं तो आप उस फोल्डर में चले जाते हैं। और अगर आपको किसी फोल्डर से बाहर निकलना है, जैसे ये फोल्डर है ना, मुझे इससे बाहर निकलना है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर रहूं सिर्फ, तो मैं क्या करूंगी, CD डॉट डॉट। तो ये देखिए मैं बाहर आ गई इस फोल्डर से। अब क्या आ रहा है, पाथ पाइथन ऊप असाइनमेंट, सही है। और अब मैं चाहती हूँ मैं अपने पहले वाले फोल्डर में चली जाऊं, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे 01, उस फोल्डर का नाम आप दे दोगे जो कि क्या था हमारे पास, यूजिंग सेल्फ कीवर्ड, यही नाम था ना। तो देखिए मैंने जैसे ही किया तो मैं इसके अंदर आ गई। अब यहाँ पे मैं चलाऊंगी पाइथन main.py। तो ये देखिए नेम सैयदा मार्क्स 95, मैं उस फोल्डर के अंदर चली गई। अब मुझे वापस इससे बाहर आना है तो मैं CD डॉट डॉट करूंगी, ठीक है। और मुझे दूसरे फोल्डर में जाना है तो मैं उस फोल्डर का नाम दूंगी। तो ये देखिए मैं उस फोल्डर में आ गई और यहाँ पे मैं पाइथन main.py चलाऊंगी तो इसका आउटपुट मुझे दे देगा, सही है। तो जितने भी आप फोल्डर्स बनाएंगे उनके लिए आपको यही सारा काम करना पड़ेगा और इसी तरीके से आप आउटपुट ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत कंफ्यूजन थी, मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि किस तरीके से फोल्डर के अंदर फोल्डर बनता है और हम किस तरीके से उसका आउटपुट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है जो मैंने आपको बताया, इससे आप इजीली देखिए फोल्डर्स के अंदर फोल्डर बना सकते हैं और उनका आउटपुट भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।